अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब हम स्टार्ट करें सिवियरिटी ऑफ शॉक। सिवियरिटी ऑफ शॉक को इस तरह से बताया हुआ है कि या तो आपका शॉक कंपनसेटेड होगा, जो आप बेसिकली आपकी बॉडी इतनी कैपेबल होगी कि वो बेसिकली अपना होमियोस्टेसिस मेंटेन कर सके, उस स्टेट को मेंटेन कर सके, ठीक है? या फिर इतना होगा कि बॉडी इतनी उसमें जा रही है, इतना ऑर्गन डिसफंक्शन हो गया कि बॉडी उसको कंपनसेट नहीं कर सकती, तो डीकम्पनसेटेड शॉक, ठीक है? अच्छा, दूसरा ये हो सकता है कि शॉक की सिवियरिटी इस तरह से बताइए कि या तो ये माइल्ड होगा या मॉडरेट होगा या फिर सीवियर होगा। कंपनसेटेड शॉक का क्या है आपके पास कि बॉडी क्या करती है जैसे-जैसे शॉक बढ़ता जाता है तो आपका जो कार्डियोवैस्कुलर एंडोक्राइन रिस्पॉन्स है वो कम होता जाता है, ठीक है? वो क्या करते हैं अपना ब्लड फ्लो कम कर लेते हैं, ठीक है? ताकि अपना प्रीलोड बचा सकें। ये ब्लड फ्लो किन-किन एरिया की तरफ कम करेंगे बेसिकली आपके स्किन, मसल और जीआईटी की तरफ, ठीक है? और किस-किस को परफ्यूजन प्रोवाइड करेंगे आपकी किडनीज़ को, लंग्स को और आपके ब्रेन को, ठीक है? अगर साइन एंड सिम्पटम की बात की जाए तो इसमें आपके पास क्या होगा? टैकीकार्डिया और कूल पेरिफ्रीज़ क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं हुई ना, वेज़ोकंस्ट्रिक्शन होती जा रही है आपके एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन की वजह से इसलिए। अच्छा, अब जिन एरियाज़ के पास ब्लड सप्लाई नहीं जा रही, जैसे स्किन, मसल, जीआईटी था, तो उनमें क्या होता है आपके पास वही बात है अगर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, वहाँ पे परफ्यूजन सही नहीं हो रही, तो क्या हो गया आपकी साइकिल्स जो हैं एरोबिक से एनारोबिक की तरफ शिफ्ट होंगी। यही आपका लैक्टिक एसिड बनेगा जो कि अल्टीमेटली आपके पास क्या करा देगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है? और साथ-साथ हमने पढ़ा था कि न्यूट्रोफिल्स वगैरह भी एक्टिवेट होते हैं, ठीक है? वो जो लाइसोजाइम वगैरह का हमने निकलने का कहा था, वो भी क्या करेंगे आपकी बॉडी को डैमेज करेंगे और अगर ये चीज़ ज़्यादा देर तक रही, ठीक है, तो आपके पास क्या हो सकता है मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है, क्यों? या फिर आपका अगर इस्कीमिया रिस्क परफ्यूजन सिंड्रोम होता है, ठीक है, जो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। उसमें क्या है कि वही अगर आपका ब्लड सप्लाई मेंटेन हो जाए, तो बात तो यही सब कुछ जो आपके जितना पोटेशियम वगैरह या आपके जितनी भी एसिड और न्यूट्रोफिल वगैरह निकले थे वो आपकी बॉडी में दोबारा पहुँचेंगे ब्लड सर्कुलेशन के ज़रिए और वो आपकी बॉडी को डैमेज कराएँगे। और ये इस्कीमिया रिपरफ्यूजन सिंड्रोम का क्या है, वो लोग जिनमें ये जो हाइपोपरफ्यूजन है, ठीक है? ये बेसिकली क्योंकि कंपनसेटेड है ना, तो उसमें इतना ज़्यादा फ़ील नहीं होगा आपको कि इतनी ज़्यादा हाइपोपरफ्यूजन हो गई है, ठीक है? तो ये क्या रहेगी ऑकल्ट रहेगी, लेकिन अगर ये हाइपोपरफ्यूजन 12 आवर के लिए रही, तो ये आपके पास मोर्टेलिटी करवा सकती है, इन्फेक्शन रेट बढ़ सकते हैं क्योंकि हमने कहा था आपके सेल्स वगैरह सारे निकल जाएँगे। इन्फेक्शन रेट बढ़ सकता है क्योंकि हमने कहा था आपके सेल्स वगैरह आ जाएँगे, ठीक है? और एसिड वगैरह वहाँ पे बढ़ रही है इससे भी और अगला क्या और क्या हो सकता है मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। अच्छा डीकम्पेंसेटरी शॉक में क्या है कि जब आपका वॉल्यूम और ज़्यादा लॉस होगा, ठीक है? मज़ीद आपकी बॉडी में क्या होगी रीनल, रिस्पायरेटरी या सीवीएस की क्या हो जाएगी डीकम्पेंसेशन हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि ब्लड वॉल्यूम और लॉस हो रहा है और अच्छा जनरली क्या होता है कि अगर आपका 15% ब्लड लॉस हुआ है तो आपकी बॉडी उसको कंपेंसेट कर सकती है, ठीक है? बीपी मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर आपका 30 टू 40% वॉल्यूम लॉस हो गया है, तो फिर आपके पास जो है आपका बीपी भी फॉल करने लग जाएगा। अच्छा, अब है माइल्ड शॉक। माइल्ड शॉक बेसिकली आपके कंपनसेटेड के अंडर ही आएगा कि आपका थोड़ा-सा टैकीकार्डिया हो सकता है, टैकिपनिया में अंदर जा सकता है, ठीक है? और आपका यूरिन आउटपुट कम हो सकता है, ठीक है? लेकिन इसमें आपके पास क्या है कि आपका बीपी क्या रहेगा मेंटेन रहेगा, ठीक है? पेरिफ्रीज़ वही आपकी कूल होंगी और कैपिलरी रिफिल टाइम है वो क्या रहेगा प्रोलॉन्ग रहेगा। बेसिकली ब्लड नहीं है ना, तो आप जब आप इसको चेक करेंगे तो थोड़ी देर के बाद ब्लड आएगा तो इस वजह से। और यहाँ का क्या कहा हुआ है कि एक्सेप्ट इन सेप्टिक डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में क्या है कि आपके पास वेज़ोडायलेशन हुई हुई होती है और मज़ीद ब्लड जा रहा होता है, तो उसमें तो आपका कैपिलरी रिफिल टाइम कम होगा। अच्छा, अब क्या है माइल्ड से मॉडरेट की तरफ आ गया। अब क्या है शॉक मज़ीद प्रोग्रेस कर रहा है। अब इसमें आपके पास क्या है कि रीनल कंपनसेशन जो थी वो बिल्कुल ही फ़ॉल कर जाएगी, ठीक है? अब यूरिन आउटपुट आपका कितना चला जाएगा नीचे? बिल्कुल 0.5 पर लीटर पर केजी पर आवर के हिसाब से, ठीक है? अच्छा इसमें क्या है पहले टैकीकार्डिया और टैकीपनिया थोड़ा-सा ही था, इसमें मज़ीद टैकीकार्डिया होगा, अब आपका बीपी भी कम हो रहा है, पहले बीपी फिर भी मेंटेन था, ठीक है? पहले बंदा एंग्ज़ायटी की तरफ जा रहा था, अब इसमें आपके पास क्या है कि पर्सन क्या होगा ड्राउज़ी होगा कि ब्लड सप्लाई ब्रेन की तरफ भी नहीं जा रही है और कन्फ्यूज़ होगा। अब सीवियर शॉक है, बिल्कुल इसमें इतना बहुत ज़्यादा टैकीकार्डिया होगा यानी कि हार्ट आपका बहुत ज़्यादा पंप करने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह वो बॉडी को ब्लड पहुँचा सके, ठीक है? तो इसमें क्या होगा प्रोफाउंड टैकीकार्डिया होगा, हाइपोटेंशन अब हो गई, बिल्कुल ही हाइपोटेंसिव होगा बंदा, ठीक है? और यूरिन आउटपुट कितना हो गया? 0 और पर्सन क्या रहेगा अब इसमें अनकॉन्शियस। तो याद रखना कि मॉडरेट में आपके पास यूरिन आउटपुट 0.5 था, जबकि सीवियर शॉक में आकर बिल्कुल ही 0 हो चुका है। अच्छा ये जो कार्डियोवैस्कुलर रिस्पॉन्सेज़ का कहा है कि ये हर एक पर्सन में नहीं आता, ठीक है? अच्छा पहले हमने जैसे पढ़ा कि टैकीकार्डिया हो रहा है किसी में, ठीक है? और ये टैकीकार्डिया वैसे भी साइन ऑफ शॉक है, राइट? ये टैकीकार्डिया क्या है कि ये कुछ लोगों में होता है, कुछ में नहीं होता। जैसे कुछ होते हैं बीटा ब्लॉकर्स ले रहे हो तो उनमें टैकीकार्डिया फिर नहीं होगा। और ये वही दोबारा कैपिलरी रिफिल की बात की हुई है। अच्छा अब ये टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया क्या कहा हुआ है कि टैकीकार्डिया हमेशा शॉक के साथ नहीं होगा, ठीक है? कैसे जैसे अगर किसी में हेमरेज हुआ है, ठीक है? लेकिन या पेनिट्रेटिंग इंजरी की वजह से अगर किसी में हेमरेज हुआ है, ठीक है? तो उसमें क्या होगा कि हेमरेज होगा लेकिन थोड़ा बहुत टिश्यू डैमेज हुआ है। लेकिन इफ अगर आपकी वेगस नर्व चली गई, ठीक है? वेगस नर्व की वजह से क्या होगा आपके पास हेमरेज भी है लेकिन स्टिल आप किसमें जाओगे टैकीकार्डिया की जगह पैराडॉक्सिकल ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा वहाँ पे, सही?
अच्छा, टैकीकार्डिया किन किन कंडीशंस में नहीं होता, जैसे अगर कोई बंदा बीटा ब्लॉकर्स पे है तब नहीं होगा टैकीकार्डिया, या किसी को पेसमेकर लगा है तब तो उसको शॉक के साथ टैकीकार्डिया नहीं होगा। फिर अगर कोई पर्सन है जिसका पल्स रहता ही 58, ठीक है, और जैसे एथलीट वगैरह हो गया उनका लो रहता है, ठीक है, उसकी ऐसे क्या होगा कि अगर उनका फिर 50 से 80 भी हो गया ना, तो वो उनके लिए क्या कहलाएगा, टैकीकार्डिया। अच्छा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हाइपोटेंशन क्या है, लास्ट साइन है ना शॉक का, ठीक है। अच्छा, बच्चों और बड़ों में क्या है कि यानी कि यंग्स में कि वो क्या करते हैं, अपना बीपी मेंटेन रखते हैं अंटिल इवन फाइनल स्टेज तक, ठीक है। तो अगर किसी बंदे में प्रोफाउंड शॉक हो रहा है तो उसमें हो सकता है कि उसका जो है बीपी फिर भी क्या हो, नॉर्मल रहे, लेकिन एल्डरली जो कि वैसे ही हाइपरटेंसिव होते हैं, ठीक है, कंपेयर टू अदर नॉर्मल पीपल, तो उनमें अगर नॉर्मल पर्सन जैसा बीपी भी हो गया तो वो भी हाइपोवोलेमिक कहला सकते हैं, ठीक है। मतलब शॉक में अगर उनका जो है बीपी नॉर्मल भी जा सकता है तो वो रिलेटिवली दूसरों के हिसाब से नॉर्मल होगा, लेकिन इनका क्योंकि हाई ही रहता है तो इसलिए ये हाइपोवोलेमिक कहलाएंगे। और बीटा ब्लॉकर का हमने बता दिया कि इसमें क्या होता है कि हाइपोवोलेमिया होता है लेकिन बंदा टैकीकार्डिक होता है। अच्छा, अब क्या है अनरिससिटेबल शॉक, इसमें क्या है कि अगर किसी को प्रोफाउंड शॉक रह रहा है फॉर लॉन्ग पीरियड तो वो किसमें चला जाएगा, अनरिससिटेबल स्टेज में, ठीक है। इसमें क्या होती है, सेल डेथ होने लगी, स्कीमा इतना प्रोलॉन्ग है कि आपकी जो बॉडी है उसको आप कंपनसेट नहीं कर सकती, ठीक है। इवन आप उसको बाहर से फ्लूइड दे रहे हैं, आइनोट्रोपिक्स वगैरह कुछ भी दे रहे हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि अल्टीमेटली डेथ हो सकती है इसमें, सही, क्योंकि अब अगर आपने फ्लूइड भी वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, इवन आपकी जो है पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन भी नहीं हो रही है, ठीक है, मतलब सिस्टेमिक रेजिस्टेंस नहीं है ना, तो उसको भी रिस्पॉन्ड नहीं करे, तो वो आपको अल्टीमेटली डेथ की तरफ ले जाएगा। अच्छा, भाई मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, इसमें क्या है आपके पास कि क्योंकि अब हमारे पास रिससिटेशन टेक्निक्स बढ़ गई हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, लोग सर्वाइव करने लग गए हैं शॉक में, ठीक है। लेकिन स्टिल उनके अंदर स्कीमा इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनके ऑर्गन फिर भी खराब हो जाते हैं। आप मल्टीपल ऑर्गन फेलियर कब कहेंगे, जब 2 से ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम खराब हो जाए, ठीक है। अच्छा, इसमें आपके पास क्या है कि इसकी अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो वैसे ही ट्रीटमेंट नॉन स्पेसिफिक है, इसमें आप कार्डियोवैस्कुलर सपोर्ट देंगे, इसमें आप वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगर रीनल के हिसाब से देखा जाए तो आप डायलिसिस भी करवा सकते हैं, सही। अच्छा, इसमें आपके पास कॉम्प्लिकेशन में क्या है कि ये सारी आपकी कॉम्प्लिकेशन है, जैसे लंग में आपका एआरडीएस हो सकता है, किडनी में एआरआई हो सकती है, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर का मसला आ जाएगा, कार्डियोवैस्कुलर फेलियर में जा सकता है बंदा। अच्छा, अब क्या है, अब आप रिससिकेशन प्रोवाइड करेंगे ना पेशेंट को, इसमें आपके पास क्या है, वही जो हम पढ़ते आते हैं कि एबीसीडी मेंटेन करना है पेशेंट का, सही, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। कंडक्ट और रिससिकेशन क्या है कि इसमें आपको कहते हैं कि इसे आपने डिले नहीं करना है, ठीक है ना, आपने टाइप ऑफ शॉक को पता लगाना है, सही। बेसिकली आप अगर क्लिनिकल इसकी एग्जामिनेशन वगैरह करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिर डिपेंड करता है कि शॉक की सीवियरिटी कितनी है, उस पे आपका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। अगर आपको कॉज नहीं पता, ठीक है, तो उसमें आप क्या समझेंगे कि ये क्या है, हाइपोवोलीमिया, और आप क्या कर देंगे, रिससिकेशन स्टार्ट कर देंगे विद फ्लूइड्स। और जो ब्लीड कर रहे हैं, ठीक है, उनमें क्या है, आपने सबसे पहले ब्लीडिंग को रोकना है, ठीक है। अगर ब्लीड कर रहे हैं तो आपको पता चल गया कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, तो आपने सबसे पहले उसको रोकना है। उसके बाद आपने क्या देने हैं, फ्लूइड्स देने हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपने बगैर उस चीज़ को रोके कि कहाँ पे ब्लीडिंग थी, आपने उसको बगैर रोके फ्लूइड दे दिया, तो उससे क्या होगा, आपका बीपी जो है मजीद बढ़ जाएगा, ठीक है। बीपी बढ़ेगा, उसकी वजह से ब्लीडिंग और ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगर आप फ्लूइड दे रहे हैं, सही है, तो वो फ्लूइड क्या होते हैं, ठंडे होते हैं, जाहिर सी बात है। वो क्या करेंगे, आप मजीद पर्सन को क्या कर देंगे, कूल कर देंगे, सही है। और जो आपने फ्लूइड वगैरह दिए वो क्या करेंगे, आपके ब्लड को मजीद डाइल्यूट करेंगे, ठीक है ना, तो आपके जो कोagulation फैक्टर्स है वो भी क्या हो जाएंगे, डाइल्यूट हो जाएंगे, और वो ब्लीडिंग और नहीं रोक पाएंगे, मजीद ब्लीडिंग होने लग जाएगी। इसी तरह अगर आपके पास कोई जो है उसमें किसी को सर्जरी की तरफ जाना है, ठीक है, किसी की सर्जरी होने वाली है या बावेल ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह या किसी हाइपोवोलीमिया में अगर वो बंदा है, तो आपको चाहिए कि आप सर्जरी से पहले ही उसका क्या करो, उसकी हाइपोवोलीमिया को ट्रीट करो, ठीक है, उसको आप क्या करो, रिससिकेट करो, ठीक है। वरना क्या होगा कि अगर सर्जरी की तरफ गए, मजीद उनको इंजरी होगी, मजीद बंदा हाइपोवोलीमिया में जाएगा और ये चीज़ उसको मजीद बढ़ा सकती है, और अल्टीमेटली क्या हो सकता है, एंड ऑर्गन फेलियर। अच्छा, अब एक फ्लूइड थेरेपी, ठीक है ना, जाहिर सी बात है, बंदा अगर कोई शॉक में आ रहा है तो हम उसे क्या देते हैं, फ्लूइड थेरेपी देते हैं। फ्लूइड थेरेपी में इन्होंने एक बात बताई है कि आप फौरन किसी भी पेशेंट को क्रोनोटॉपिक्स या आइनोट्रोपिक्स से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आगे अब मायोकार्डियम के पास आपके पास ब्लड नहीं है, ठीक है, हार्ट में ब्लड नहीं है, तो वो क्या करेगा, एम्प्टी हार्ट आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, मजीद उसका ऑक्सीजन कम होगा और ये मजीद डैमेज की तरफ जाएगा, ठीक है। इसलिए फर्स्ट लाइन आपके पास क्या है कि आप क्या करें, सबसे पहले आप उनको आईवी दें, ठीक है, आईवी फ्लूइड्स दें। और ये आईवी फ्लूइड्स आप किसके जरिए देंगे, या तो शॉर्ट या फिर लॉन्ग कैथेटर के जरिए, ठीक है। लेकिन शॉर्ट वाले क्या है आपके पास, आइडियल है, ठीक है। शॉर्ट वाले आइडियल है, क्यों, क्योंकि लॉन्ग वाले में आपके पास रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, इसलिए। अच्छा, इसमें आपके पास एक लॉ है, पॉइजन्स लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि आपका जो भी आप फ्लूइड देते हैं, ठीक है ना, रेट ऑफ फ्लो क्या है आपके पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ रेडियस ऑफ दैट कैथेटर, एंड इनवर्सली रिलेटेड टू
इट्स लेंथ, इसलिए हम लार्ज की जगह स्मॉल वालों को यूज़ करते हैं ज़्यादा। अच्छा, अब हमारे पास है टाइप ऑफ फ्लूइड, ठीक है? टाइप ऑफ फ्लूइड में आपके पास 2 तरह से फ्लूइड आते हैं, एक आपके पास होते हैं क्रिस्टलॉइड और दूसरे आपके पास क्या होते हैं कोलॉइड, ठीक है? क्रिस्टलॉइड में आपके पास क्या आता है नॉर्मल सलाइन, आपका हार्टमैन सॉल्यूशन और रिंगर लिक्विड। और दूसरा क्या है कोलॉइड, कोलॉइड में आपके पास क्या है एल्ब्यूमिन यूजुअली होते हैं अवेलेबल, ठीक है ना? ये आपके पास और भी है डेक्स्ट्रान है और गैलोफ्यूजिन, ठीक है? अच्छा, क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड किसी के रिस्पॉन्स में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी दोनों की ही क्या होती है 0 होती है, ठीक है? और वैसे भी कोलॉइड और क्रिस्टलॉइड का हमने कहा ना कि इनमें कोई इतना खास डिफरेंस नहीं होता और कोलॉइड का भी ये कहा है कि थोड़ा बहुत है कि मतलब कोलॉइड जो है ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है? और इनके जो एडवर्स इफेक्ट है वो भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ आइडियल है कि आप अगर ब्लड लॉस हुआ है किसी का तो आप उनको क्या दें ब्लड ही दें, ठीक है? मतलब इसके अलावा कोई क्रिस्टलॉइड कोलॉइड वगैरह ना लगाएं, ठीक है? आइडियल ये है सही। लेकिन अगर आप ब्लड के लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है? आपको ब्लड ग्रुप नहीं पता या ऐसा कुछ तो तब आप क्या कर सकते हैं आप क्रिस्टलॉइड दे सकते हैं, ठीक है? और कुछ आपके पास है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जैसे डेक्सट्रोज है आपका, ठीक है? ये क्या इतना ज़्यादा वॉल्यूम एक्सपेंड नहीं करते, तो इनको आपने क्या करना है सिर्फ तभी देना है जब आपको क्या हो डायबिटीज इंसिपिडस या फिर जिसमें आपका फ्री वाटर लॉस हो रहा हो या आपको जो है सोडियम का ओवरलोड बहुत ज़्यादा हो चुका हो यानी कि जिसमें आपको सिरोसिस हो, ठीक है? वैसे ज़्यादा कॉमन भी आपके क्रिस्टलॉइड ही है। अच्छा, शॉक स्टेटस कैसे आप पता लगा सकते हैं कि आपने किसी बंदे को फ्लूइड दिया, ठीक है? और उसका जो कार्डियोवैस्कुलर आप रिस्पॉन्स चेक करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि उस बंदे का शॉक स्टेटस क्या है, ठीक है? जैसे आप उस बंदे को क्या देते हैं 250 से लेके 500 ml, 500, ठीक है? आप फ्लूइड देते हैं कितने मिनट के लिए 5 टू 10 मिनट्स, ठीक है? और फिर आप कार्डियोवैस्कुलर रिस्पॉन्स चेक करते हैं और कार्डियोवैस्कुलर रिस्पॉन्स में आपके पास क्या-क्या आता है हार्ट रेट है, बीपी है और सेंट्रल वीनस प्रेशर, ठीक है? अच्छा, इस रिस्पॉन्स को आपके बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक वो जो रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है? दूसरे वो जो बहुत कम रिस्पॉन्ड करते हैं मतलब कम रिस्पॉन्ड करते हैं और तीसरे वो जो बिल्कुल ही रिस्पॉन्ड नहीं करते, ठीक है? अच्छा, जो रिस्पॉन्ड करेंगे उनका क्या होगा कार्डियोवैस्कुलर स्टेटस इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है? ट्रांजिट रिस्पॉन्डर क्या है जिनमें इंप्रूवमेंट हो लेकिन स्टिल ये लोग जो है 10 टू 20 मिनट के बाद दोबारा अपनी उसी कंडीशन में जा सकते हैं, ठीक है? इनमें फ्लूइड लॉस मज़ीद हो सकता है या तो हेमरेज बढ़ गया हो, ठीक है? मतलब आपने आइडेंटिफाई नहीं किया हो तो उसकी वजह से हेमरेज बढ़ गया मज़ीद, उस वजह से भी हो सकता है और नॉन रिस्पॉन्डर क्या है जिनमें बिल्कुल ही वॉल्यूम नहीं है तो वो आपके इसको भी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, ठीक है ना? यानी कि इनके अंदर कोई इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, ठीक है? या फिर जो इनका वैसे ओकल्ट कह लो या फिर ये कह लो कि वेसल के अंदर वॉल्यूम लॉस हो ही रहा है कंटिन्यूअसली, तो ये फिर आपका जितना आप फ्लूइड देंगे मज़ीद वो फ्लूइड लॉस करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, अब क्या है वेसोप्रेसर और आइनोट्रोपिक सपोर्ट इसका हम बात कर चुके हैं कि इनको आप जो है एज़ अ फर्स्ट लाइन नहीं देते, राइट? फर्स्ट लाइन इसको आप नहीं देते, ठीक है? और फर्स्ट लाइन में आपके पास आईवी फ्लूइड्स आ रहे थे तो आप पहले वो देते हैं। लेकिन अगर आप किसी बंदे को जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक हो गया है, ठीक है? उसमें क्या होती है आपकी वेसोडायलेशन बहुत ज़्यादा हेवी होती है और यदि वेसोडायलेशन आपके रेजिस्टेंट हो कैटेकोलामाइन्स के तो तब आप क्या करते हैं तब आप इनको क्या देते हैं वेसोप्रेसिन दे सकते हैं। कार्डियोजेनिक शॉक या मायोकार्डियल डिप्रेशन की अगर बात हो, ठीक है, जैसे बंदा सेप्टिक शॉक वगैरह में, ठीक है, तो उसमें आपका क्या है कार्डियक आउटपुट लो होता है। तब आप क्या करते हैं आइनोट्रोपिक्स दे देते हैं, ठीक है, ताकि क्योंकि ये इम्प्रूव करवा सकता है ताकि हार्ट पंप कर सके बेसिकली। और आइनोट्रोपिक्स में आपका मेन जो है वो क्या है डोपिटामिन। और वेसोप्रेसर आपके कौन से थे दो, एक आपका फिनाइलएप्सिन और दूसरा आपका नॉरएड्रेनालिन। अच्छा, अब क्या है कि इसमें आपने मॉनिटर भी करना है ना, आपने अगर उनको फ्लूइड दिया है तो आप रिस्पॉन्स को मॉनिटर भी करेंगे, ठीक है? तो ये आप जो मॉनिटरिंग करते हैं ये 2 तरह से करते हैं, या तो आप मिनिमम मॉनिटरिंग करेंगे या आप एडिशनल मॉडलिटीज़ यूज़ करेंगे। मिनिमम मॉनिटरिंग में क्या है आप ईसीजी यूज़ करेंगे, पल्स ऑक्सीमेट्री, बीपी या फिर और यूरिन आउटपुट चेक करेंगे, ठीक है? अच्छा, एडिक्वेट यूरिन आउटपुट आपने इसमें कितना होना चाहिए कि अगर कोई एडल्ट है, ठीक है? यूरिन आउटपुट का वैसे कहा जाता है कि ये क्या है बेस्ट है ऑर्गन परफ्यूजन चेक करने के लिए, ठीक है? इसमें अगर किसी अडल्ट की बात की जाए तो उसमें एक एडिक्वेट यूरिन आउटपुट कितना होना चाहिए 0.5 ml पर केजी पर आवर, ठीक है? इसी तरह अगर कोई चाइल्ड है चिल्ड्रन की बात की जाए तो चिल्ड्रन में कितना होना चाहिए 1 ml पर केजी पर आवर। इसी तरह अगर इन्फेंट कोई है तो उसमें कितना होना चाहिए 2 ml पर केजी पर आवर, 0.5 1 एंड देन 2। अच्छा, एडिशनल मोडेलिटीज़ में आपके पास क्या है कि आप सीवीपी बेसिकली आप सेंट्रल वीनस प्रेशर चेक करते हैं, इन्वेसिव प्रेशर चेक कर सकते हैं, कार्डियक आउटपुट और वेज डेफिसिट सीरम लैक्टेट बेसिकली लैक्टिक एसिडोसिस भी होती है इसके। अच्छा, जैसे मिनिमम मॉनिटरिंग में हमने बात की थी कि आप ईसीजी यूज़ करते हैं, ठीक है ना? कार्डियोवैस्कुलर रिस्पॉन्स को चेक करने के लिए, ठीक है? और वो लोग जिनमें आप जो है स्टेट ऑफ जो उसकी शॉक की स्टेट है वो इतनी जल्दी रिकवर ना हुई हो, ठीक है ना? वो इतनी जल्दी ठीक ना हुई हो, आपके जो है
थोड़े बहुत फ्लूइड देने से, तो आप क्या करते हैं उसमें, आप अगर आपको मॉनिटर करना है उसी वक्त, तो आप क्या करते हैं सेंट्रल वेनस प्रेशर चेक करते हैं, ठीक है ना। वही आरटीए लाइन के जरिए बेसिकली सीवीपी लगाते हैं। अच्छा, सेंट्रल वीनस प्रेशर क्या है कि इसमें कोई इतना खास सेंट्रल वीनस प्रेशर आपका नॉर्मली नहीं होता किसी भी शॉक पेशेंट के लिए, ठीक है। ये डिपेंड करता है, ये वेरी कर सकता है हर पर्सन में, ठीक है ना। तो आपने इसी एक के ऊपर नहीं रहना कि अगर इसका सीवीपी लेस है तो आप उसे शॉक की तरफ कंसीडर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्या है सेंट्रल वीनस प्रेशर, ठीक है। इसमें आप क्या करते हैं, इसमें भी आप जो है 250 या 250 से लेके 500 तक का बोलस देते हैं एमएल, ठीक है। इस बोलस को आप देते हैं फॉर 5 टू 10 मिनट्स, ठीक है। इसके बाद आप रिस्पॉन्स चेक करेंगे। ये 3 तरह से रिस्पॉन्स आ सकता है, या तो नॉर्मल रिस्पॉन्स होगा, या वॉल्यूम डिप्लीशन होगी, या फिर वॉल्यूम का ओवरलोड होगा। नॉर्मल रिस्पॉन्स जिसका होगा उसमें क्या होगा, आपके पास 2 टू 5 सेंटीमीटर वाटर सीवीपी राइज हो जाएगा, ठीक है। और जो 10 टू 20 मिनट बाद आपका दोबारा नॉर्मल भी हो जाएगा, सही। और वो जिनमें कोई चेंज ना हो रहा हो तो आपने मजीद फ्लूइड देना उनको, ठीक है ना। फिर आप इसमें रिस्पॉन्स चेक करें, 3 तरह से रिस्पॉन्स आता है। नॉर्मल रिस्पॉन्स आएगा आपके पास, या वॉल्यूम डिप्लीशन होगी, या फिर वॉल्यूम का ओवरलोड, ठीक है। नॉर्मल रिस्पॉन्स क्या है कि अगर आपने इतना 5 टू 10 मिनट के लिए फ्लूइड दिया है तो 2 टू 5 आपके पास राइज होगा ये, ठीक है। और 10 टू 20 मिनट बाद ये दोबारा क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, अपने लेवल पे आ जाएगा ओरिजिनल, ठीक है। लेकिन अगर किसी में बढ़ ही नहीं रहा तो आप क्या करेंगे, दोबारा उनको मजीद फ्लूइड देंगे। या किसी में पूरे टाइम के लिए हाई हाई रह रहा है तो उसमें आप क्या सोचेंगे कि ये क्या है, कार्डियक इंसफिशियंसी उसमें हो सकती है, या उस बंदे में क्या हो रहा है, वॉल्यूम ओवरलोड हो रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम अगर ओवरलोड हो रहा है तो उसमें क्या होगा कि लार्ज सस्टेन रहेगा उसमें अंदर वॉल्यूम, ठीक है। और अगर जिसमें वॉल्यूम डिप्लीशन है तो उसमें कोई चेंज आएगा ही नहीं सीवीपी में, सही है। अच्छा, अब आपके पास है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट से क्या है कि सिर्फ आप कार्डियक आउटपुट को असेस मॉनिटर करें से सिर्फ आपको कार्डियक आउटपुट नहीं पता चलता, बल्कि आपको सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस भी पता चलेगी, आपको जो है ब्लड वॉल्यूम पता चलेगा, ठीक है। आपको जो है प्री लोड के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली आपको डिफ्रेंशिएट करता है किन किन के बारे में, हाइपोवॉल्यूमिक के बारे में, या फिर अगर डिस्ट्रीब्यूटेड शॉक है या किसी को कार्डियोजेनिक शॉक है तो इन तीन को ये डिफ्रेंशिएट करता है, ठीक है। और ये कार्डियोजेनिक शॉक किन किन में आप चेक करते हैं, अगर किसी का क्या है रिस्पॉन्ड नहीं करे वो फर्स्ट लाइन थेरेपी पे, ठीक है, जो हमने आईवी उनको दिए थे, या फिर उनकी जिनकी मायोकार्डियल डिस्फंक्शन के आपके पास वो हो, एविडेंस हो गए भाई उनको ये हो सकता है, तब आप कहेंगे। अच्छा, अब आपके पास क्या है सिस्टेमिक सिस्टम एंड ऑर्गन परफ्यूजन, ठीक है। इसमें आपका मेन गोल क्या है कि आप सेल्युलर और ऑर्गन जो है परफ्यूजन प्रोवाइड करें, ठीक है। ये आपको बेसिकली शॉक मैनेजमेंट के बारे में भी गाइड करता है, ठीक है। अभी हम पढ़ के आ चुके हैं मेन मॉनिटर क्या है आपका परफ्यूजन चेक करने के लिए, इज योर यूरिन आउटपुट, ठीक है। लेकिन ये यूरिन आउटपुट भी आपको मिनट टू मिनट व्यू नहीं देगा, बल्कि ये आपको आवरली बता सकता है, ठीक है। इसका ये ड्रॉबैक है। और ये सब बेस्ड ऑन के सिस्टमिक परफ्यूजन अगर आपने चेक करें तो आप क्या क्या टेस्ट करा सकते हैं, और अगर आपने ऑर्गन परफ्यूजन किसी खास स्पेसिफिक चेक करनी है, गट की, किडनी, ब्रेन, मसल कुछ भी, तो आप ये सारे टेस्ट करा सकते हैं। और ब्रेन चेक करना तो आप उसके कॉन्शियस लेवल चेक कर लेंगे। अच्छा, फिर हमने बात की थी कि लैक्टिक एसिडोसिस भी होता है ना बेसिकली, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है बेस डेफिशिएंट एंड लैक्टेट। इसमें हमने बात की थी कि यहाँ इसमें क्या हो जाती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाती है, ठीक है। लैक्टिक एसिड बढ़ जाती है बेसिकली। इसमें आप चेक कैसे करेंगे, इसमें आप जो है सीरम लैक्टेट को मेजर करेंगे बेसिकली, ठीक है। अगर आपके पास वो ओवर 6 हो गए, 6 मिलीमोल पर लीटर के हिसाब से हुए, तो इन लोगों में ज़ाहिर सी बात है मोर्टेलिटी के चांस ज़्यादा होंगे देन के वो जिनमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस ना हो, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्या है मिक्स्ड वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन। इसमें आपके पास क्या है, आप उस ब्लड की ऑक्सीजन सैचुरेशन परसेंटेज में चेक करते हैं जिन जो ब्लड आपका कहाँ की तरफ जा रहा हो, आपके हार्ट की तरफ जा रहा हो, ठीक है। अच्छा, इसमें आप क्या करते हैं, अच्छी बात अच्छा यही है कि आप उसको कहाँ से मेजर करें कि जो राइट साइड ऑफ हार्ट की तरफ आपके पास बेसिकली ब्लड आता है, राइट एट्रियम की तरफ, उसको आप सेंट्रल लाइन से मेजर कर लें, ठीक है। वरना आप जो है इसको सुपीरियर वीना कैवा से भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये इसकी वैल्यू जो है स्लाइडली हाई होती है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल वीनस प्रेशर की बात की जाए, ठीक है, नॉर्मल एनवीओ की, तो वो आपके पास क्या होता है 50 टू 70%, ठीक है। और अगर 50 से कम हो रहे हैं इसका मतलब क्या है कि आपका ऑक्सीजन कम है, ठीक है। यानी बंदा किसकी तरफ जा रहा है, हाइपोवोलेमिया की तरफ, या फिर उसको कार्डियोजेनिक शॉक है, ठीक है। हाइपोवोलेमिक या कार्डियोजेनिक शॉक। और अगर ये वैल्यूज आपके पास क्या रह रही हैं, हाई रह रही हैं, किससे हाई, 70 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि ये पर्सन किस में है, सेप्सिस में है, ठीक है। या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड शॉक है, उसमें वैसी वेजोडाइलेशन हुई होती है, उसमें वैसे आपका कार्डियक आउटपुट क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ होता है, सही। अच्छा, अब वो लोग जो सेप्टिक शॉक में होते हैं, जो खुद सेप्टिक होते हैं, ठीक है, उनमें क्या है कि अगर उसमें तो जाहिर सी बात है आपको ये 70 से हाई रहेगा, लेकिन अगर उनमें 70 से लो रह रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो सेप्टिक नहीं है, और साथ साथ क्या है हाइपो वॉल्यूमिक या कार्डियोजेनिक शॉक में भी है वो, सही। अच्छा, ये सब तो अभी हमने चार्ट में पढ़ लिया ना। अच्छा, अब है एंड पॉइंट ऑफ रिससिकेशन। इसमें क्या है कि आपको ये तो पता होता है कि आपने रिससिकेशन स्टार्ट कब करनी है, लेकिन ये अक्सर लोगों को नहीं पता होता कि उसको स्टॉप कब करना है, ठीक है। तो स्टॉप बेसिकली वैसे तो हम तभी करते थे कि जब हम उसका जो है ब्लड प्रेशर पल्स ये और यूरिन आउटपुट चेक कर लेते थे, ठीक है। लेकिन ये तो आपके उन ऑर्गन्स के बारे में बताता है जो 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 है लास्ट स्टेज तक जो है
प्रिजर्व रहते हैं ना, ब्लड फ्लो इनमें प्रिजर्व रहता है। तो आइडियली 1% को आपने तब तक रिससिकेट करना है जब तक आप उसका सेंट्रल प्रेशर रिस्टोर ना कर लें, ठीक है। आप उसकी किडनी तक ब्लड मेंटेन ना कर लें, आप उसके लंग्स तक मेंटेन ना कर लें, उसके ब्रेन वगैरह तक जैसे सील ठीक है। अच्छा, और स्टिल आपने कंटिन्यू करना है टू द अंडर परफ्यूज ऑर्गन, जो कि आपका गट और मसल ब्लड है। क्यों? क्योंकि अगर आपने इन 3 को परफ्यूज कर दिया, इनको नहीं किया, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उनके पास जब एंड में जब ब्लड पहुंचेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे जो लैक्टिक एसिडोसिस ये सब कुछ चल रहा था, तो वो क्या करेगा, मजीद इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो है और जो आपका कोगुलेशन कैस्केड है उसको बढ़ा देगा। इसकी वजह से इरिपरफ्यूजन इंजरी मजीद होगी और ये आपकी फाइनली मल्टीपल ऑर्गन फेलियर तक ले जाएगा, ठीक है। और फिर जो हमने ओकल्ट हाइपोपर्फ्यूजन की बात की थी, इसमें क्या होता है, आपके पास जो है आपके जो बीपी वगैरह ये सब कुछ नॉर्मल होते हैं, लेकिन इसीलिए आपके लैक्टेट के लेवल हाई रहते हैं, ठीक है। तो आप इसको जो है इसी आप अपने जो है बेस डेफिसिट से मेजर कर सकते हैं, ठीक। तो वो लोग जिनमें ओकल्ट हाइपोपर्फ्यूजन रहती है फॉर मोर देन 12 आवर, ठीक है, तो उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं मोर्टेलिटी के, ठीक है। तो इसलिए आपने क्या करना है, रिससिकेशन के लिए आपने क्या क्या चेक करना है, आपने बेस डेफिसिट, लैक्टेट, SpO2 बेसिकली अपना, ठीक है, ये सब भी चेक करना है, सही है। अच्छा, इसके बाद हेमरेज से जो है अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।